यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में स्टडी कर रहे थे कंडक्टिविटी को, और कंडक्टिविटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी थी। कंडक्टिविटी में आपने ये स्टडी किया था कि कोई भी कंडक्टर जो होता है, थर्मल कंडक्टर या कोई भी जो सॉलिड होता है वो हीट को कंडक्ट करता है, तो वो कितनी क्वांटिटी में हीट एनर्जी को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम द हॉट फेस ऑफ द बॉडी टू द कोल्ड वन। एक फेस से दूसरे फेस की तरफ हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी। जैसे कि मान लीजिए ये हाई टेम्परेचर पे है, ये लो टेम्परेचर पे है, तो हीट एनर्जी का ट्रांसफर मैंने आपको समझाया था और उसके बेसिस पर हमने कंडक्टिविटी को स्टडी किया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी टेम्परेचर कम होता जाएगा, दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। और इसके बाद में हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज स्टेडी स्टेट एंड वेरिएबल स्टेट। स्टेडी स्टेट क्या होती है और वेरिएबल स्टेट क्या होती है? स्टेडी स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें ये जो सॉलिड है ये जितनी हीट एनर्जी सोर्स से एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही हीट एनर्जी को आगे ट्रांसफर करेगा। मतलब वो अपने पास हीट एनर्जी नहीं रखेगा अपना टेम्परेचर राइज करने के लिए। तो मान लीजिए ये वाला जो पोर्शन है इस सॉलिड का, कोई भी आप पोर्शन मान सकते हैं, मान लीजिए ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन ने इस पोर्शन से हीट एनर्जी ली 100 जूल की, तो आगे कितनी ट्रांसफर करेगा? आगे भी 100 जूल ट्रांसफर करेगा। खुद के पास कोई एनर्जी नहीं रखेगा, मतलब कि ये जो पोर्शन था, ये जो क्रॉस सेक्शन था, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। अब देखिए आज के इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है किसके लिए डिस्कस करने वाले हैं, जब कंडक्टर्स को हम किस में कनेक्ट कर देंगे? सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, ये कंडक्टर किस टाइप के कंडक्टर होंगे? तो आंसर है ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के कंडक्टर हैं। दोनों डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के कंडक्टर हैं। एक जो कंडक्टर है वो है मान लीजिए कॉपर, दूसरा है आयरन। तो ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है, दोनों को सीरीज में जोड़ रखा है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। दिस वन इज द फर्स्ट कंडक्टर एंड दिस वन इज द सेकेंड कंडक्टर। ये दो कंडक्टर्स को आपस में ज्वाइन कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है इन सीरीज। ओके, अब इसके पैरामीटर्स में आपको बता देता हूं क्या क्या होंगे। कैलकुलेशन है, क्या क्या कैलकुलेशन है वो भी सुन लीजिए। सबसे पहली बात, इसका जो सरफेस एरिया है वो ए है, और जो दूसरा कंडक्टर है उसका सरफेस एरिया भी क्या है? ए। क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है दोनों का ए है, मतलब कि दोनों की थिकनेस सेम है। ये जो हमने मेटेलिक रॉड ले रखी है इनकी थिकनेस सेम है दोनों की, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। अच्छा, लेंथ अलग अलग है। जो फर्स्ट कंडक्टर है उसकी लेंथ को हम लिख देते हैं L1 से, और सेकंड कंडक्टर की जो लेंथ है उसको लिख देते हैं L2 से। तो ये दो कंडक्टर हैं जिनकी लेंथ L1 है और दूसरे की L2 है। ओके, ये वाला जो फेस है, दिस फेस, ये फेस हाई टेम्परेचर पे है, तो इसका टेम्परेचर हमने T1 मान लिया, इट इज एट T1 टेम्परेचर। और ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस क्या होता है? जहां पर फर्स्ट कंडक्टर और सेकंड कंडक्टर दोनों जुड़े हुए हैं। जहां पर ये फर्स्ट कंडक्टर जो कॉपर का था, सेकंड कंडक्टर जो आयरन का था, दोनों को जब जोड़ा गया तो ये वाला जो इंटरफेस है इसका टेम्परेचर क्या है? इसका टेम्परेचर T है। दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस। दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस। ओके, और ये जो कोल्ड फेस है सेकंड कंडक्टर का, कोल्ड फेस है, उसका टेम्परेचर है T2। तो ये सारे पैरामीटर्स हमने यहां पर बता दिए इस डायग्राम के अंदर, लेकिन एक पैरामीटर रह गया, कंडक्टिविटी। क्या ये जो कंडक्टर मैंने जोड़े हैं दोनों कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी सेम होगी? बताइए, क्या ये दोनों कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी सेम होगी? तो आंसर है नो, इनकी कंडक्टिविटी सेम नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टाइप के कंडक्टर्स हैं, दोनों अलग अलग टाइप के सॉलिड्स हैं। पहला मैं कॉपर बोल रहा हूँ, दूसरा आयरन बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ऐसा बोल रहे हैं हम, तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम लिखेंगे K1 से, और इसकी जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम लिखेंगे K2 से। So the thermal conductivity of the first conductor is K1 and second conductor is K2 and both are joined in series। एक के बाद एक रखे गए हैं लेंथ के ऑर्डर में। जिस तरफ इनकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, लेंथ की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में दोनों को जोड़ा गया है, तो मतलब कि सीरीज में जोड़ा गया है। ओके, अब इसमें क्या क्या कैलकुलेशंस करनी है तो वो सुन लीजिए। सबसे पहला आपको ये बताना है कि इस इंटरफेस का टेम्परेचर क्या होगा।
सबसे पहली बात आपको क्या बतानी है कि इस इंटरफेस का टेम्परेचर क्या होगा। मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस इंटरफेस जो है, और जो कोल्ड फेस है उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो मैं आपको ये वाले टेम्परेचर के बारे में पूछ रहा हूँ कि ये टेम्परेचर कितना होगा। वो हम किससे बता सकते हैं? हम बता सकते हैं T1 और T2 से। ये जो कॉमन टेम्परेचर का फॉर्मूला बनेगा उसमें T1 और T2 आएंगे। तो आपको हॉट फेस का टेम्परेचर मेजर करना है और कोल्ड फेस का टेम्परेचर मेजर करना है, और जहां पर ये जुड़े हुए हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसको हम लोग बोल रहे हैं इंटरफेस। तो जो इंटरफेस का टेम्परेचर होगा उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम एक फॉर्मूला बना देंगे जिससे हम लोग T की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। T इज द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस। ये इंटरफेस का टेम्परेचर होगा जहां पर दोनों कंडक्टर कनेक्टेड है सीरीज में। ओके तो सबसे पहले इस टेम्परेचर को ही फाइंड करते हैं। अच्छा, ये कैलकुलेशन शुरू कहां से की जाएगी? तो आंसर है ये कैलकुलेशन स्टार्ट की जाएगी हीट एनर्जी के ट्रांसफर से। कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट करेंगे? हीट एनर्जी के ट्रांसफर से स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉम द हॉट फेस टू द कोल्ड वन, फ्रॉम द हॉट फेस टू द कोल्ड वन। ये हॉट फेस है जहां से कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है? तो आंसर है क्यू एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, और यही क्यू एनर्जी आगे की तरफ जा रही है। तो हम ये मान करके चलते हैं कि ये सारा जो सिस्टम है ये स्टेडी स्टेट में है। स्टेडी स्टेट में है तो इसका बेनिफिट ये होगा कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अगर हम इसको स्टेडी स्टेट में मान करके चलेंगे तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएंगी, क्योंकि ये जितनी हीट एनर्जी यहाँ लेगा उतनी ही हीट एनर्जी पूरे कंडक्टर में आगे ट्रांसफर होगी, और सब जगह के टेम्परेचर कांस्टेंट रहेंगे, और सब जगह के टेम्परेचर क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन कांस्टेंट होंगे। ओके सो वी आर assuming in the steady state स्टेडी स्टेट में क्या हम लोग निकालना चाहेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। देखिए कैलकुलेशन काफी बड़ी है तो साथ साथ समझते रहिए। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को किससे लिखेंगे? H से लिखेंगे, और Q एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कितने टाइम में? T टाइम में। और ये किसके बराबर आएगा? फर्स्ट कंडक्टर के लिए क्या लिखा जाएगा? फर्स्ट कंडक्टर के लिए लिखा जाएगा, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहले तो आपको इसका जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है। देखिए इसको लिखते हैं H इज इक्वल टू के ए चेंज इन टेम्परेचर, इसको मैं डेल्टा टी लिख देता हूं अभी, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय लेंथ। ये हीट रेट ऑफ हीट फ्लो का फॉर्मूला था। तो इसी फॉर्मूला के बेस पर आपको फर्स्ट कंडक्टर के अंदर कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो बताना है। कितना आएगा? के फर्स्ट कंडक्टर के लिए लिखेंगे K1। फर्स्ट कंडक्टर का एरिया है A। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? यहां का टेम्परेचर T1 है और जहां पर ये कंडक्टर खत्म हो रहा है वहां का टेम्परेचर है T। तो लिखेंगे T1 माइनस T, दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर, या टेम्परेचर डिफरेंस बोल सकते हैं आप इसको, टेम्परेचर डिफरेंस। डिवाइड बाय, डिवाइड बाय क्या आता है? L, लेंथ, लेंथ ऑफ द रोड। तो इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है? L1, तो यहां पर क्या लिख दिया जाएगा? L1। और स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट में क्या होगा? जो रेट ऑफ हीट फ्लो इसमें होगा वही रेट ऑफ हीट फ्लो इसमें होगा, क्योंकि ये 100 जूल की एनर्जी ले रहा है तो आगे 100 100 100 100 ऐसा ट्रांसफर करता रहेगा। इस क्रॉस सेक्शन में, इस क्रॉस सेक्शन में, यहां पर, यहां पर, यहां पर, सब जगह पर सेम हीट फ्लो चलेगा। दैट इज इन द स्टेडी स्टेट। ओके तो सेकंड कंडक्टर के लिए क्या लिखेंगे? उसमें रेट ऑफ हीट फ्लो लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले K2 लिखना पड़ेगा। एरिया कितना है? A। टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? इसके एक फेस का टेम्परेचर T है और दूसरे फेस का टेम्परेचर कितना है? T2। तो फर्स्ट फेस और सेकंड फेस में टेम्परेचर डिफरेंस, तो यहां पर लिखा जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस T2, दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस। ओके डिवाइड बाय लेंथ, सेकंड कंडक्टर की लेंथ कितनी है? L2। बस यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी।
यहां से हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो बोर्ड को पहले खाली करते हैं, फिर हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। डायग्राम को मैंने पहले से ही साइड में बना दिया ताकि हमें इसको इरेज ना करना पड़े बार बार। तो रेट ऑफ हीट फ्लो इन द स्टेडी स्टेट, और ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। कैलकुलेशन शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा था मैंने, एच क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू K1A T1 माइनस टी डिवाइड बाय L1 इज इक्वल टू, सेकेंड कंडक्टर में भी सेम हीट फ्लो होगा तो K2A लिखा जाएगा T माइनस T2 डिवाइड बाय L2, डिवाइड बाय आ जाएगा L2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। यहां से कैलकुलेशन शुरू होगी। देखिए आपको दिख ही रहा है कि ये जो फर्स्ट कंडक्टर के लिए जो हमने रेट ऑफ हीट फ्लो लिखा है वो सेकंड कंडक्टर के रेट ऑफ हीट फ्लो के बराबर आएगा। स्टेडी स्टेट में जितनी हीट एनर्जी आगे से आएगी उतनी हीट एनर्जी आगे ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, तो इन दोनों को इक्वल रखते हुए नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखता हूं। इसको नहीं लिखेंगे हम, H इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यहाँ इस रिलेशन को यूज करेंगे, ये वाले रिलेशन को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इसको यहाँ लिखता हूं मैं, K1A T1 माइनस टी डिवाइड बाय L1। देखिए एरिया सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा, K2A T माइनस T2 डिवाइड बाय L2। A से A कैंसिल हो गया क्योंकि एरिया सेम है दोनों का। इसके बाद आपको क्या करना है, K1 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, और K2 को, ये ब्रैकेट ओपन कर देना, ब्रैकेट ओपन करते ही K2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो जाएगा और K1 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हो जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, K1 T1, और ये जो L1 है इसको अलग अलग करके लिख देते हैं, ये आगा K1 T1 और डिवाइड बाय L1 माइनस K1 T, तो इसको लिखा मैंने K1 T डिवाइड बाय क्या है L1। इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो K2 T डिवाइड बाय L2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, K2 T2 डिवाइड बाय L2। अब क्या करो, T वालों को एक तरफ कर लो और K1 K2 को एक तरफ कर लो, T1 T2 को, सॉरी ये T1 है और T2 इस तरफ है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे। देखिए ये माइनस के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसी तरह से ये K1 T अपॉन L1 है, ये माइनस का है, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको इधर शिफ्ट करते हैं, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इधर ऑलरेडी क्या पड़ा था, K1 T1 डिवाइड बाय L1 प्लस K2 T2 डिवाइड बाय L2 इज इक्वल टू, ये K1 T1 माइनस का इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो K1 T1 अपॉन L1 इसको इधर शिफ्ट किया, सो इट विल बी ऑफ पॉजिटिव K1 T डिवाइड बाय L1। K2 T अपॉन L2 ऑलरेडी इधर पड़ा था तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया, सेम टू सेम लिख दिया, K2 T अपॉन L2, ये कॉपी कर दिया हमने इसको। अब देखिए यहां से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, तो आंसर है T कॉमन आएगा। K1 अपॉन L1 इंटू टी है, K2 अपॉन L2 इंटू टी है, तो यहां से हम इस क्वांटिटी को कॉमन लेते हैं। दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट, और आगे की कैलकुलेशन मैं यहां लिखता हूं। तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, सेम टू सेम, K1 T1 डिवाइड बाय L1 प्लस K2 T2 डिवाइड बाय L2 इज इक्वल टू, यहां से कॉमन ले रहे हैं, T कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर से, तो यहां से हमने इसको T को कॉमन लिया। T को कॉमन लेते ही क्या क्या बच जाएगा, K1 अपॉन L1 प्लस K2 अपॉन L2। अब हमें निकालना है इंटरफेस का टेम्परेचर। सबसे पहली कैलकुलेशन हमारी क्या थी, द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस व्हेन टू मेटल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इस इंटरफेस का टेम्परेचर बताना है, ये रहा T, ये रहा T, तो बाकी सब क्वांटिटीज को दूसरी तरफ कर देंगे। अब ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी आपको दिख रही है, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगी तो डिवाइड में आ जाएगी, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर रह जाएगा T इज इक्वल टू, अपस्टेयर्स में क्या पड़ा था, तो आंसर है K1 T1 डिवाइड बाय L1 प्लस
K2T2 डिवाइड बाय L2, और इस पूरे की डिवाइड में क्या आ जाएगा, इस पूरे की डिवाइड में ये जो मल्टीप्लाई में था, T के मल्टीप्लाई में था K1L1 प्लस K2L2, ये इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको हम लोग डिवाइड में लिख देंगे K1L1 प्लस K2L2, ये लिख दिया। अब एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है इसको, तो करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आने वाली है, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेटमेंट को। यहाँ पर भी एलसीएम लेते हैं पहले। यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, L1 L2, यहाँ पर एलसीएम आया L1 L2, L1 से L1 कैंसिल, क्या बचा L2, L2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा K2 L2 T1 प्लस फिर से L1 L2 से L2 कैंसिल हो जाएगा, L1 बचेगा, L1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, सो इट विल बी K2 L1 T2। नेक्स्ट ये जो डिवाइड में है, इसको भी एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। एलसीएम फिर से क्या आएगा, L1 L2, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एलसीएम लिखता हूँ, इट विल बी L1 L2 एंड L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा L2 K1, या आप इसको K1 L2 लिख सकते हैं, K1 L2 प्लस, अब इसमें L2 से L2 कैंसिल हो जाएगा, जो K2 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, L1 के साथ, सो इट विल बी K2 L1। ओके, अब देख लीजिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये L2 L1 L2 जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, L1 L2 दोनों में डिवाइड में रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी, सो T इज इक्वल टू देखिए क्या क्या बच गया यहाँ पे, उसको लिख देते हैं, K2 L1 T1 K2 L2 सॉरी T1 प्लस K2 L1 T2 K2 L1 T2, यहाँ पर K1 आना चाहिए, ये गड़बड़ कर दी विल बी K1, ये K1 आएगा यहाँ पे। ओके, डिवाइड में क्या क्या बच गया देखो, ये K2 L1 T2 लिख दिया हमने, K2 L1 T2। ओके, अब यहाँ पर क्या बचा, K1 L2 प्लस K2 L1, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस। जब दो मेटल्स को आप कनेक्ट करोगे, जब दो सॉलिड्स को आप सीरीज में जोड़ोगे, तो उनका जो इंटरफेस होगा, जहां पर वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, उसका टेम्परेचर कितना आएगा, उसका टेम्परेचर आएगा K1 L2 T1 और K2 L1 T1 डिवाइड बाय K1 L2 प्लस K2 L1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंटरफेस का टेम्परेचर निकालने के लिए। इसके लिए आपको कौन कौन सी क्वांटिटीज पता होनी चाहिए, सबसे पहला फर्स्ट मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी और सेकंड मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी, उसके बाद L2 लेंथ ऑफ द सेकंड कंडक्टर, L1 लेंथ ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द हॉट फेस एंड टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड फेस T1 एंड T2, और डिवाइड बाय वो थर्मल कंडक्टिविटी लेंथ, थर्मल कंडक्टिविटी लेंथ। तो ये सब क्वांटिटीज को जैसे ही इसमें रखेंगे तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इस इंटरफेस का टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कि जहां पर ये सॉलिड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे उस जगह का टेम्परेचर हम पता कर सकते हैं। So this is the temperature of interface. You can take the screenshot of this calculation. Raise your hands if you have taken the screenshot. अब आगे ये कैलकुलेशन करनी है हमें, वो थोड़ी सी मुश्किल होगी। ओके, तो कॉमन टेम्परेचर ऐसे निकालेंगे। अब हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि इसकी कंडक्टिविटी K1 है, इसकी कंडक्टिविटी K2 है, लेकिन जब हमने दोनों को जोड़ दिया
जब हमने दोनों को जोड़ दिया तो वो दोनों ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि जैसे दोनों की कंडक्टिविटी सेम हो, जैसे दोनों की कंडक्टिविटी सेम हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमने ये स्टेटमेंट लिखी ना फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन ही तो इसी बात का प्रूफ है कि दोनों में रेट ऑफ हीट फ्लो सेम चल रहा है, जबकि दोनों कंडक्टर अलग अलग है, जबकि दोनों कंडक्टर क्या है, अलग अलग है। अगर हम कॉपर को अलग से यूज करते अकेले को तो ये लगभग 300 जूल की एनर्जी को ट्रांसफर करता पर सेकंड। अगर हम आयरन को यूज करते तो ये लगभग 250 के आसपास हीट एनर्जी को ट्रांसफर करता। तो इसकी कंडक्टिविटी अलग है, इसकी कंडक्टिविटी अलग है, लेकिन जब दोनों को सीरीज में जोड़ दिया तब हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि जितनी हीट एनर्जी ये ले रहा है उतनी ही हीट एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना है, इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है। क्या निकालनी है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम क्या मान लेंगे, लेट K इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जैसे ये 300 जूल ट्रांसफर करता था, ये 250 जूल ट्रांसफर करता था जब ये दोनों अलग अलग थे, सेपरेट थे। लेकिन जब दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दोनों को कंबाइन करने पर दोनों ही 200 जूल की एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। ये 200 जूल ले रहे हैं तो आगे भी 200 जूल की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि ये कनेक्टेड है। तो इनकी एक थर्मल कंडक्टिविटी आएगी, दैट इज इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, दैट इज इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। इस सीरीज कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमें फाइंड करनी है। ये समझ आ गया? इस बात का प्रूफ क्या है कि दोनों में रेट ऑफ हीट फ्लो सेम चल रहा है, वो मैंने इस स्टेटमेंट में लिख दिया। स्टेडी स्टेट में जितनी हीट एनर्जी लेगा उतनी हीट एनर्जी आगे ट्रांसफर करेगा। ओके, तो अब हम इन दोनों की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालते हैं। ये पूरा जो सिस्टम आपको दिख रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन जो आपको दिख रहा है, इस पूरे कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखिए कैसे फाइंड की जाती है। इसी फॉर्मूला का यूज करना है फर्स्ट इक्वेशन को। ये कैलकुलेशन मैं इरेज करता हूं। ये फर्स्ट इक्वेशन को ही यूज करेंगे और इसी से हम लोग क्या करेंगे, सारी कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो देखिए, किसी भी फॉर्मूला को उठा सकते हैं, फर्स्ट मेटल को उठा लीजिए या सेकंड मेटल को उठा लीजिए, किसी से भी कर सकते हैं कैलकुलेशन। मैं इसको लेकर के कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर आप उससे करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएंगे, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो रेट ऑफ हीट फ्लो में हमने क्या पढ़ा, इस इक्वेशन से हमने क्या लिखा, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी कैन से दैट रेट ऑफ हीट फ्लो इज इक्वल टू K1A T1 माइनस T डिवाइड बाय L1। दिस इज द रेट ऑफ हीट फ्लो इन द फर्स्ट कंडक्टर। ओके, अब देखिए इसमें हम लोग T की वैल्यू रख सकते हैं। अभी मैंने T की वैल्यू निकाल करके बताई थी आपको कि इंटरफेस का क्या टेम्परेचर होगा, जहां पर ये दोनों कनेक्टेड है वहां का टेम्परेचर क्या होगा। तो वो T की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वो T की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पुट करते ही हमें कैलकुलेशंस करनी है। क्या करनी है? कैलकुलेशंस। तो वो कैलकुलेशंस करते हैं। देखिए, तो मैंने रेट ऑफ हीट फ्लो के फॉर्मूला को ऐसा लिख दिया, K1A, थोड़ा छोटा लिखते हैं, कैलकुलेशन पूरी नहीं आएगी, बाकी की स्टेटमेंट्स भी लिखनी है, K1A डिवाइड बाय L1। ओके, इसको क्या लिखा हमने, T1 माइनस T। अब हम क्या करने वाले हैं, पुट द वैल्यू ऑफ T विच वी हैव कैलकुलेटेड, पुट द वैल्यू ऑफ T, T की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए क्या स्टेटमेंट आएगी, K1A डिवाइड बाय L1 T1 माइनस T की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है, K1 T1 L2 प्लस K2 T2 L1 डिवाइड बाय K1 L2 एंड K2 L1, K1 L2 प्लस K2 L1। ये हमने वैल्यू फाइंड की थी तो मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दी। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट में इस टाइप का बना देता है, दिस ब्रैकेट। सॉल्व कैसे करेंगे, तो आंसर एलसीएम लेना पड़ेगा, बिना एलसीएम के आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, इसके डिवाइड में 1 है
और इसके डिवाइड में ये क्वांटिटी है, तो ये क्वांटिटी पूरी एलसीएम में आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखता हूँ, H इज इक्वल टू K1A डिवाइड बाई L1। द एलसीएम विल बी K1 L2 प्लस K2 L1, दिस इज द एलसीएम। अब देखिए इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी T1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको T1 से मल्टीप्लाई कर दो, T1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा K1 T1 L2, इसको T1 से मल्टीप्लाई किए, देखिए K1 T1 L2। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करो T1 से, कितना आ जाएगा K2 T1 L1, K2 T1 L1। ओके, अब ये माइनस है, माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, ये क्योंकि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी हमने वैल्यू पुट की है ना, टी की वैल्यू पुट की, तो टी की वैल्यू पुट की तो ये क्वांटिटी लिख दी एज इट इज। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये नेगेटिव आएगा, इसी तरह से माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा तो ये नेगेटिव होगा, तो ये दोनों टर्म्स नेगेटिव आएंगी जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा। अब ये पूरा का पूरा जो एलसीएम है K1 L2 प्लस K2 L1, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये वाली क्वांटिटीज को सेम टू सेम लिख देना है। तो यहां पर लिख देते हैं माइनस, लेकिन नेगेटिव आएगा, यहां पर मिस्टेक होती है, K1 T1 L2 माइनस K2 T2 L1, ये हमने यहां लिख दिया इसको K2, ओके, ये ब्रैकेट। अब देखिए कौन कौन सी क्वांटिटीज कैंसिल हो रही हैं, तो आंसर है K1 T1 L2, ये लिखा हुआ K1 T1 L2, ये K1 T1 L2 पॉजिटिव है और ये K1 T1 L2 नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, जो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लिख लेंगे, K2 L1, इसमें भी क्या है K2 L1, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम इसको कॉमन लिख देते हैं, H इज इक्वल टू टाइम तो कंप्लीट होने वाला है, कल कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, तो जहां पर भी आज लेक्चर खत्म होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे दोबारा से। ऑलरेडी यहाँ पे क्या था K1A डिवाइड बाई L1, ओके, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे मैंने आपको बताया कॉमन लेना है K1 L1 को, सॉरी K2 L1 को, ये K2 L1 कॉमन, K2 L1, यहाँ पर क्या है T1 और माइनस में क्या है T2, माइनस में T2, और इसके डिवाइड में क्या क्या बचा हुआ था, कौन कौन सी क्वांटिटीज थी, ये T1 है, ये L1 है, और इसके डिवाइड में ये पूरी जो क्वांटिटी है इसको एज इट इज लिख देते हैं हम लोग, K1 L2 प्लस K2 L1, ओके। अब आगे की कैलकुलेशन देखिए, इसमें देखिए L1 से L1 कैंसिल हो रहा है, ये L1 डिवाइड में, ये L1 मल्टीप्लाई में, ये कैंसिल हो गया, ओके, इसको भी कैंसिल कर दिया हमने। अब एक फाइनल फॉर्मूला बनाते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट ओपन करके, ये K1 K2 A हो जाएगा, जो जो क्वांटिटीज यहाँ बची हुई हैं मैं उसको लिख रहा हूँ, H इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है K1 मल्टीप्लाई में क्या है K2, तो एक साथ लिख देते हैं इसको, K1 K2 मल्टीप्लाई बाय A, T1 माइनस T2 डिवाइड बाय K1 L2 प्लस K2 L1, ये पूरा का पूरा H का फॉर्मूला बन रहा है। लेकिन अभी कैलकुलेशन खत्म नहीं हुई, हमें तो K का फॉर्मूला बनाना है, क्या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है, क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है इस पूरे कॉम्बिनेशन की, ओके। तो अब क्या करेंगे, ये जो K1 K2 है ऊपर मल्टीप्लाई में, इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड में ले जाएंगे, जो K1 K2 है वो मल्टीप्लाई में, इसको कहां पर ले जाएंगे, इसको डिवाइड में ले जाएंगे। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये यहां पर डिवाइड में आ जाएगा, तो देखिए यहां पर A रह जाएगा, T1 माइनस T2 डिवाइड बाय, ऑलरेडी क्या था यहाँ पर K1 L2 प्लस K2 L1 डिवाइड बाय, ये K1 K2 को यहाँ लिख दिया, लिख सकते हैं,
ये K1 K2 को हमने इसके डिवाइड में ऐसा लिख दिया। रेसिप्रोकल करोगे तो यही स्टेटमेंट बनेगी, ये K1 K2 इसके डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा K1 K2। ओके, तो एक इक्वेशन हमने ये वाली बना करके रख ली, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। कॉमन टेम्परेचर वाली सेकंड इक्वेशन थी, ये कॉमन टेम्परेचर वाली सेकंड इक्वेशन थी, और इसको हमने लिख दिया थर्ड इक्वेशन। ओके, और हमने क्या माना कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगर K होगी तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, जो हमने पढ़ रखा है जनरल फॉर्मूला, KA T1 minus T2 divide by total length of the rod L1 plus L2. This is the general formula of heat energy. Rate of not heat energy, rate of flow of heat. ये इसका जनरल फॉर्मूला है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ये लिखा था हमने KA डेल्टा T डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द रोड की कितनी लेंथ है, हॉट फेस और कोल्ड फेस के बीच में जो लेंथ होगी, और उस लेंथ को किससे लिखना पड़ेगा, L1 प्लस L2 से लिखना पड़ेगा टोटल लेंथ। तो ये हमने टोटल लेंथ को यहां लिख दिया। अब आप इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को कंपेयर कीजिए। ये इक्वेशन थर्ड है, ये इक्वेशन 4 है। ये भी रेट ऑफ हीट फ्लो को बता रहा है फॉर द होल सीरीज कॉम्बिनेशन, इस पूरे कॉम्बिनेशन की हीट ट्रांसफर को बता रहा है ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला भी पूरे इस कॉम्बिनेशन के हीट ट्रांसफर को बता रहा है। तो ये भी H को बता रहा है, ये भी H को बता रहा है। दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख सकते हैं, तो दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे। Equation 3 is equal to equation 4 because both are giving the value of rate of heat flow. ये भी rate of heat flow है, वो भी rate of heat flow है, दोनों को बराबर रखते हैं। पहले इसको लिखते हैं, इक्वेशन थर्ड को लिखते हैं KA इक्वेशन 4 is equal to इक्वेशन 3। पहले 4 को लिखेंगे, it will be KA temperature of hot phase and temperature of cold phase and total length between the hot and cold phase L1 plus L2 is equal to, इसको लिखिए A T1 minus T2 divide by K1 L2 K2 L1 divide by K1 K2। अब इसमें से जो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दीजिए, जैसे कि A से A कैंसिल हो गया, T1 minus T2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये K बच गया, और डिवाइड बाय L1 प्लस L2। ये डिवाइड में L1 प्लस L2 है, इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वांटिटी बचेगी K, L1 प्लस L2 यहाँ आ जाएगा, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय K1 L2 प्लस K2 L1 डिवाइड बाय K1 K2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय K1 L2 प्लस K2 L1 डिवाइड बाय K1 K2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आप इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ये K1 K2 हमने डिवाइड में लिखा था, मैंने बोला था रेसिप्रोकल करके इसको ऊपर भी लिखा जा सकता है, तो आप इसको यहां भी लिख सकते हैं। सो इट विल बी K1 K2 L1 प्लस L2 डिवाइड बाय K1 L2 प्लस K2 L1, ऐसा भी लिख सकते हैं आप इस फॉर्मूला को। तो ये है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें एक स्पेशल केस आएगा, तो वो स्पेशल केस को हम कल डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कैलकुलेशन कैसे की गई है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका।